सभी को जय हिंद। व्यंजन संधि की बात किया जाएगा और व्यंजन संधि में देखा जाएगा कि व्यंजन संधि में किन किन व्यंजनों के संयोग से किस नए व्यंजन का निर्माण होता है। जैसा कि किताबों में दिया जाता है कि इस पहले और तीसरे के बाद ये आवे वो आवे, तमाम सारी बातें लिखा होता है। उन सारी बातों को, उन सारे शब्दों को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम आप सभी को अभी इसके बारे में आपसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि देखिए इसको किस तरीके से छोटे रूप में, छोटे आकार में प्रदर्शित किया जा रहा है और उसको हम आपके सामने अच्छे से समझा देंगे, बता देंगे कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों को मैंने रखा है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको ठोस आकार दिया है। बहुत ही कम समय में समझेंगे और बहुत ही कम चीज़ों में इसका विश्लेषण भी करेंगे। आइए देखते हैं। व्यंजन संधि में कुल हमने 5 नियमों को प्रतिपादित, जैसा कि उसको मैंने उसी बुक से, उसी किताब से निकाल करके और 5 नियम बनाए और 5 नियमों को ठोस तरीके से बिल्कुल मैंने रखा है। इसमें पहला देखिए, आपका पहला जो नियम रहेगा वो आपका 1 धन 3 4 अंतस्थ के बाद स्वर और इसको बराबर लिखेंगे 3। समझेंगे कि ये मैंने क्या लिखा है आपके सामने। ये एक का मतलब, अगर किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन, किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद अगर तीसरा व्यंजन, किसी भी वर्ग का चौथा व्यंजन ये, और अगर अंतस्थ व्यंजन या आपका कोई स्वर आवे तो किसी भी वर्ग के तीसरे व्यंजन का निर्माण करेगा। फिर से देखें, वर्ग के, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा वर्ण आवे, चौथा आवे या अंतस्थ आवे या कोई स्वर आवे तो परिणाम जो प्राप्त होगा, जो नए व्यंजन का निर्माण होगा, वो आपका वर्ग के तीसरे व्यंजन का निर्माण होगा। मुझे लगता है कि ये चीजें आप स्पष्ट हो गई होंगी। दूसरा में, इसी में मैंने उसको भी रखा है 1 धन 5 बराबर 5। इसको समझें, 1 और 5, ये एक आपका किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर वर्ग के 5वां वर्ण कोई आता है, वर्ग का 5वां वर्ण, तो वो आपके उसी वर्ग के 5वें वर्ण का निर्माण करेगा, उसी वर्ग के 5वें वर्ण का निर्माण करेगा। चीजें ये भी क्लियर। फिर हम दूसरा देखेंगे और दूसरा में 3 4 5 कुछ इस तरीके से बहुत हैं, तो मैंने उसको एक ही जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया। देखिए, यदि तो या द के बाद, यदि तो या द के बाद च या छ, तो ये आपका निर्माण करेगा च का। ज या झ, ये आपका निर्माण करेगा ज का। ट या ठ, ये आपका निर्माण करेगा ट का। ड या ढ, ये आपका निर्माण करेगा ड का। इसमें ध्यान ये देना है कि यदि तो या द के बाद कंटिन्यू मैंने च से स्टार्ट किया है और च छ ज झ, यहाँ को छोड़ के ट ठ ड ढ कुछ इस तरीके से लिखा और च या छ, ये दोनों एक ही बात। इसमें परिणाम के रूप में च ये मिला, ज ये मिला, ट ये मिला और ड ये मिला। किसके स्थान पे ये च, ज, ट और ड बनेगा? ये आपका त और
द के स्थान पे क्रमशः च, ज, ट और द बन जाएगा। यदि त या द के बाद अगर ल आता है तो ये आपका ल का निर्माण करेगा, ये ल का निर्माण करेगा, ये रहा। फिर यदि त या द के बाद, यदि त या द के बाद आपका श आए, तालव्य श, तो ये त और द, ये और श, ये त और द आपका च बनेगा और ये श आपका छ बनेगा। ये कुछ इस तरीके से परिणाम मिलेगा। देखें, समझें, तो या द के बाद अगर ल आवे तो ये ल प्राप्त हो जाएगा, इस त या द के स्थान पे ल बन जाएगा। और यदि त या द के बाद स आवे तो त या द का च बन जाता है और स का छ बन जाता है, ये। फिर यदि त के बाद ह आवे तो ये त आपका द में बदलेगा और ये आपका ह ध में बदलेगा। यदि त या त के बाद ह आवे तो ये आपका त द में बदलेगा और ये ह आपका ध में बदलेगा। ये त और द से संबंधित कुछ नियम जिसको मैंने एक जगह रखा, इकट्ठा रखा। तीसरा में हमने स्वर को रखा। स्वर के बाद अगर स्वर के बाद छ आवे तो ये आपका आधा च और छ, ये बनता है। यदि स्वर के बाद छ आवे तो ये छ आपका आधा च और छ में हो जाएगा। फिर स्वर के बाद अगर स आवे तो ये आपका स, ये आपका स इस स में बदल जाएगा। अब इस स्वर में अ और आ को छोड़कर अगर कोई स्वर आता है, उसके बाद अगर ये स आवे, दांती स, तो आपका मूर्धनी स का निर्माण करेगा। चौथा देखें, यदि म के बाद अंतस्थ या ऊष्म, यदि म के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आएगा तो आपका अनुस्वार का निर्माण करेगा। यदि म के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आएगा तो ये म अनुस्वार में बदल जाएगा। फिर यदि म के बाद कोई अन्य वर्ण आवे, तो ये म आपका फिर से अनुस्वार में ही बदलेगा या फिर विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प में जिस तरीके से आपको उत्तर दिया रहेगा उस तरीके से आप इस म को कन्वर्ट कर लेंगे। फिर पांचवा और अंतिम, यदि री, र और स के बाद न आवे, री, र, श के बाद अगर न आवे और इससे पहले यहाँ कुछ आपका क वर्ग का कोई भी वर्ण, प वर्ग का कोई भी वर्ण, फिर अनुस्वार, फिर आपका स्वर ह,
व और य, इन वर्णों में से अगर कोई भी आता है बीच में, री र श के बाद अगर ये आता है, उसके बाद अगर न आता है, तो ये आपके र का निर्माण करेगा। कौन है? ये न आपका र बन जाएगा। इस न के स्थान पे र हो जाएगा। इस म के स्थान पे ये अनुस्वार होगा, इस म के अनुसार स्थान पे ये अनुस्वार होगा। देखें आपके सामने ये आपका पहला, जैसे कि वर्ग का, अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आवे, व्यंजन आवे, उसके बाद अगर तीसरा और चौथा आवे, तो आपका अंतस्थ या अंतस्थ आवे या स्वर आवे, तो ये किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण का, तीसरे व्यंजन का निर्माण करेगा। यदि वर्ग किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन आवे, उसके बाद पांचवा आवे, तो आपके पांचवें वर्ण में, पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा। फिर यदि त या द के बाद च छ, तो च या छ आवे, तो इस त या द का च छ बन जाता है। ज या झ आवे, तो ये त द आपका ज में बदलेगा। ये त द के ट या ठ आवे, तो ये त द आपका ट में बदलेगा, ये ड में बदलेगा। इसको याद रखने के लिए आप पहले जो लिख रहे हैं वो आपका परिणाम के रूप में प्राप्त होगा। ऐसे इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। तो या द के बाद अगर ल आवे, तो परिणाम ल बनेगा। इस त द को, ये त द आपका ल में बदल जाएगा। ये त या द के बाद अगर स आवे, तो क्रमशः त द आपका च में और ये श आपका छ में बदलेगा। तो यदि त के बाद ह आवे, यदि त के बाद ह आवे, तो त आपका द में और ह आपका ढ में बदलेगा। चीज़ें वही हैं, बस मैंने शब्दों को हटा दिया है और इसको एक जगह इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है। यदि छ से पहले कोई स्वर आवे, कोई भी स्वर आवे छ से पहले, तो ये छ आपका आधा च और छ बन जाएगा। यदि स से पहले, दांती स से पहले अगर कोई स्वर आवे, उस स्वर में आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर, तो ये स आपका, ये मूर्धन्य श में ये स बन जाएगा। परिणाम ये बनेगा। फिर यदि म के बाद अंतस्थ या ऊष्म आवे, तो आपका ये म अनुस्वार में बदलेगा। फिर म के बाद अगर कोई अन्य वर्ण आवे, तो म आपका अनुस्वार में ही बदलेगा। पांचवा मैंने लिखा री र श के बाद अगर न आवे और बीच में क वर्ग का कोई भी वर्ण, अ का कोई अनुस्वार या आपका स्वर, या ह, व और य, इनमें से कोई भी अगर बीच में आता है, यहाँ आता है, तो ये न आपका र में बदल जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको व्यंजन संधि को इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का, एक जगह शब्दों को हटा करके बिल्कुल सूक्ष्म तरीकों से मैंने रखा है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।